देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह आज से 2 दिवसीय केरल दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगी, उसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और अन्य दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री, दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हिस्सा लेंगे। इस बैठक में दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे, तटीय सुरक्षा, संपर्क और साझा हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो अमित शाह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। आपको बता दें कि आज से 2 दिवसीय केरल के दौरे पर हैं अमित शाह और इस दौरान कई अहम बातें ऐसी, कई अहम मुद्दे ऐसे जिन पर चर्चा होगी। तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की आज ये दरअसल 30वीं बैठक है और इस 30वीं बैठक को तिरुवनंतपुरम में आयोजन किया गया है और अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आज से 2 दिवसीय केरल के दौरे पर है अमित शाह और इस दौरान कई अहम बातें ऐसी, कई अहम मुद्दे ऐसे जिन पर चर्चा जो है वो संभव बताई जा रही है। तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं ये बैठक है। इस बैठक का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। ये बैठक क्यों खास मानी जा रही है, क्यों अहम है, इसके लिए हमने बाकायदा कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं। आइए उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बैठक का क्या महत्व और ये बैठक किस लिहाज से खास हो जाती है। दरअसल आपको बताएं, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक जो है वो आज होने जा रही है। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि दरअसल नदी जल बंटवारे और तटीय सुरक्षा पर चर्चा जो है वो संभव बताई जा रही है कि इस दौरान शायद नदी जल बंटवारे पर चर्चा होगी। साथ ही साथ संपर्क और साझा हित के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा जो है वो संभव है। इस लिहाज से दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक बेहद खास और अहम मानी जा रही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के सीएम की मौजूदगी में यह बैठक होने जा रही है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम होंगे यहाँ पर। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी का भी प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो शामिल होगा इस दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होने जा रही है। अब आपने समझ लिया होगा कि यह बैठक आखिर क्यों खास है और क्यों इस बैठक पर सबकी नजर जो है वो है नदी जल बंटवारे और तटीय सुरक्षा पर चर्चा जो है वो संभव बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पंजाब की। दरअसल पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की मेजर सर्जरी कर दी गई है। अकाली दल में अब एक इलेक्शन में एक परिवार को एक ही टिकट मिलेगी। कोई भी जिला प्रधान चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको बता दें कि एसएलडी प्रधान सुखबीर बादल ने चंडीगढ़ में बाकायदा इसकी घोषणा की है। अकाली दल में लीडरशिप को लेकर पिछले कुछ समय से बगावत जो थी वो लगातार हो रही थी। सुखबीर ने यह भी साफ किया कि अकाली दल किसी की जायदाद नहीं है, जैसा इंप्रेशन दिया जाता है। तो अकाली दल की मेजर सर्जरी के रूप में इसको लिया जा रहा है क्योंकि 1 फैमिली 1 टिकट फॉर्मूला जो है वो लागू कर दिया गया है। जिला प्रधान चुनाव जो है वो अब नहीं लड़ेगा। कई तरीके के बदलाव जो है वो देखे जा रहे हैं। पार्टी किसी की निजी जागीर नहीं है, ये बात कहते नजर आए बादल। तो अकाली दल की सर्जरी का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। अब ये पूरी सर्जरी कैसे होगी और इसको लेकर के क्या क्या बातें हैं, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा बदलाव हुआ क्या है। दरअसल अकाली दल की सर्जरी की बात हम करें, अकाली दल का नया पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा इसके लिए बाकायदा, और इसके बाद अकाली दल की सर्जरी जो है वो की जाएगी क्योंकि अकाली दल का बाकायदा नया बोर्ड बनेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा कि आखिर उम्मीदवार जो है वो कौन होगा। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ये सब कुछ तय करेगा कि कौन उम्मीदवार होगा, कौन चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा पार्टी में यंग लीडरशिप को आगे लाया जाएगा। तो जितने भी युवा हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, पार्टी में यंग लीडरशिप जो है उसको आगे लाया जाएगा। 50 साल से नीचे के युवाओं को आपको बता दें कि 50% सीटें जो है वो दी जाएंगी। जिनकी उम्र 50 साल से नीचे है तो 50 साल से नीचे के जो युवा हैं उनको 50% सीटें दी जाएंगी। पार्टी की कोर कमेटी में युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। तो पार्टी की जो कोर कमेटी है उसमें युवाओं को ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी का जो जिला प्रधान है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अकाली दल की सर्जरी कैसे हो रही है वो इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझाइए। पार्टी का जिला प्रधान जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ना है तो पहले जिला प्रधान का पद उसे छोड़ना होगा। अगर वो फिर भी चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उसको जिला प्रधान का पद जो है वो छोड़ना होगा। यूथ अकाली दल में 35 साल से नीचे वाले ही मेंबर बनाए जाएंगे, यानी जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है वो मेंबर नहीं बनेंगे। 35 साल से नीचे जिनकी उम्र है वही मेंबर बनेंगे। पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए 117 ऑब्जर्वर जो है वो लगाए जाएंगे। इनकी संख्या 117 है। 117 ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए। इसके अलावा आपको बताएं कि अकाली दल की बैठक में एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो
भी बनेगा। तो ये सारे जो बदलाव है वो किए जाएंगे। अकाली दल की बैठक में बाकायदा एक एडवाइजरी बोर्ड का काम किया होगा। एडवाइजरी बोर्ड में राइटर, स्कॉलर, पंथक शख्सियतें जो है वो शामिल होंगी इस एडवाइजरी बोर्ड में। तो अकाली दल की सर्जरी कैसे होगी, ये सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि आपको बताएं कि विरोध के सुर भी देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जो कि फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में एक बार फिर डेंगू ने दस्तक दे दी है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहीं शिकोहाबाद नगर के बंशीपुरम में बुआ के घर आया बच्चे में डेंगू के लक्षण मिलते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बच्चे में लक्षण मिलने पर एसडीएम पांडे और सीएमओ दिनेश कुमार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नगर पालिका ने मोहल्ले में दवा का छिड़काव शुरू कर दिया। वहीं सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों में मच्छर ना पनपने दें, सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पानी को भरकर ना रखें। देखिए, एक बच्चा शाहरुख है जिसे ये अपने बुआ के घर आया हुआ है यहाँ पे, तो मालूम चला है कि उसे डेंगू का बुखार है। तो आदरणीय सीएमओ सर भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, नगर पालिका की पूरी टीम आई है, यहाँ आवश्यक छिड़काव किए गए हैं और सीएमओ सर के द्वारा पूरी टीम लगा दी गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सबको इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि ये जो है अन्य समस्या ज़्यादा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। एक बच्चा यहाँ से भर्ती हुआ है, उसका नाम है शाहरुख और पिताजी का नाम अनिल कुमार। एड्रेस यही है और भर्ती हुआ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, उसे डेंगू कंफर्म हुआ। लेकिन अभी जैसे रात में पता चला कि तो एसडीएम साहब, डीएम साहब, सीडीओ सब लोग, हम लोग एक्टिव हो गए हैं और पूरा प्रशासन, नगर पालिका, पूरी हमारी हेल्थ की टीम आ गई है ये देखने के लिए। वास्तव में यह है, पता चला है कि यहाँ देखा कोई लार्वा नहीं मिला है। हमने एंटी लार्वा भी हो गया है, फॉगिंग भी रात में हो गई है, फिर कराएंगे रात में नगर पालिका, और पायरेथम इस पर भी करा दिया। यहाँ कोई बीमार नहीं, लेकिन बच्चा पता चला है कि रिश्तेदारी में परसों आया था, उसने जब ये जांच कराई तो एड्रेस उसने यहाँ का दे दिया, इसलिए यहाँ का लैब की वो अराउंड ब्लॉक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आगरा से है, जहां पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामवीर उपाध्याय का देर रात आगरा में निधन हो गया। बता दें आपको कि रामवीर उपाध्याय लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। रामवीर उपाध्याय की देर रात हालत बिगड़ने पर आगरा के रेनबो अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि वो लंबे समय से बीमारी के कारण राजनीति में सक्रिय नहीं थे। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने आगरा में बीजेपी की सदस्यता हासिल की थी। उसके बाद से उन्हें बीमारी के कारण सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद भी कोई खासा असर बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके दुकानदार सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए महोबा नगर पालिका की तरफ से अभियान चलाया गया और इसके तहत दुकानदारों को हिदायत दी जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। वहीं अभियान के दौरान किराना स्टोर पर 84 किलो सिंगल यूज पॉलिथीन और डिस्पोजल ग्लास मिले। नगर पालिका ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 35,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ये मंशा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। इसी क्रम में आज फतेहपुर बजरिया वार्ड में बिरमा भवन के आगे परमानंद किराना स्टोर पे छापे की कार्रवाई की गई, जिसमें से 1 कुंटल 84 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुई और जुर्माने के रूप में 35,000 रुपये की वसूली की गई। तो ये अभियान लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल, ये अभियान चलता रहेगा और छोटे फुटकर दुकानदारों को अनाउंस करके उनको अवेयर भी किया जा रहा है, उनको जागरूक भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस रास्ते में पंक्चर हो गई और ड्राइवर टायर बदलने में लगा था। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घायल यात्रियों का कहना है कि वो सभी मजदूर हैं और काम के सिलसिले में नेपाल से गोवा जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर अमित कुमार पांडे ने बताया कि 6 गंभीर घायलों को फिलहाल ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। जनपद बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में सुबह लगभग 3:30 बजे एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें नेपाल से गोवा जा रही एक डबल डेकर बस, जिसका पहिया खराब था, ड्राइवर
पंचर पहिया बदलने के लिए सड़क किनारे गाड़ी खड़ा था, पीछे से आकर एक टकरा गई। इस दुर्घटना में लगभग 14 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 2 को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और 8 का इलाज जारी है। बस में कुल लगभग 60 सवारियां थीं। सभी लोगों को सुरक्षित एक ढाबे पर रखा गया है, जहां उनको जलपान दिया गया और उनको नेपाल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कानून व्यवस्था और यातायात की व्यवस्था सामान्य है। अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। सर हम लोग तो इधर बैठा था और बाद में उधर से पीछे से अभी एक ही बार में तो गाड़ी आते हुआ देखा। बाद में मैंने चिल्लाया, बस बाद में आदमी लोगों को गाड़ी डांटते हुआ आगे चलो आते हुआ आया। हमारा लोगों का गाड़ी पंचर हो गया था। हाँ। तो हम लोग गाड़ी पंचर बनवा रहे थे सर। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे शुक्रवार देर रात सिंगापुर एयरलाइंस से अपने देश लौट आए हैं। कोलंबो के बंदरानाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। दरअसल श्रीलंका में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण जुलाई के पहले हफ्ते में जन आंदोलन शुरू हुआ था। 9 जुलाई को आम जनता ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया और जिसके बाद 13 जुलाई को परिवार समेत गोटाबाया देश छोड़कर भाग गए थे। तो गोटाबाया राजपक्षे की वतन वापसी तो हो गई है, लेकिन कैसे 2 महीने में लोगों के विरोध से देश छोड़ने और फिर लौटने तक का घटनाक्रम हुआ, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये वापसी कैसे हो पाई और क्यों गए थे। दरअसल आपको बताएं कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की वतन वापसी जो है वो हो चुकी है। लौट के गोटाबाया घर को आ चुके हैं। आपको बता दें कि भारी संकट से जिस वक्त श्रीलंका जूझ रहा था, 7 हफ्ते बाद देश वापस लौटे हैं गोटाबाया। पूरे 7 हफ्ते तक वो देश से बाहर रहे, लोगों को छोड़कर चले गए थे, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए थे। बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए श्रीलंका वापस लौटे हैं गोटाबाया और हालांकि अब जब एयरपोर्ट पे वो पहुंचे तो काफी उनका स्वागत किया गया। तमाम मंत्री पहुंचे। 13 जुलाई को देश छोड़कर गोटाबाया राजपक्षे भागे थे। 13 जुलाई वो तारीख जब वो अपने वहां की आवाम को, अपनी वहां की जनता को अकेला छोड़ करके देश छोड़कर भाग गए थे। वायु सेना के विमान के जरिए कोलंबो से मालदीव पहुंचे थे गोटाबाया। तो वायु सेना के विमान का इस्तेमाल किया था उन्होंने देश छोड़ने के लिए। इसी के जरिए वो कोलंबो से मालदीव पहुंचे थे। आपको बता दें कि मालदीव से सिंगापुर होते हुए वो थाईलैंड पहुंच गए थे। तो एक तरफ जनता जो थी वो आर्थिक संकट से जूझ रही थी, हालात बहुत ज्यादा खराब थे और ऐसे में जो राष्ट्रपति साहब है वो वहां से चले गए थे। देश में आर्थिक संकट के चलते गोटाबाया जो थे वो भागे थे अपनी आवाम को छोड़कर। लिहाजा विरोध प्रदर्शन जो था वो श्रीलंका में और भी ज्यादा तेज हो गया था कि आप इन हालातों में कैसे छोड़ के जा सकते हैं। देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पहले उन्होंने देश छोड़ा, पहले उन्होंने सोचा कि मैं खुद को सुरक्षित जगह पर ले जाऊं, उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया था। देश में आर्थिक संकट के चलते जनता का जो विरोध है वो भी उन्हें झेलना पड़ा था। जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जब देश में आर्थिक संकट आया उसके चलते उन्होंने जनता का साथ छोड़ दिया, लेकिन जनता ने काफी विरोध किया। राष्ट्रपति भवन पर जनता ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था यहाँ पर। तो लौट के गोटाबाया घर को आए हैं, लेकिन कितने दिन वो गायब रहे और कैसे कैसे कहां वो पहुंचे, उसके बाद अब वो यहाँ पर वापस आए, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने समझाने की यहाँ पर कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बताने के बीजेपी नेता निशिकांत दुबे पर केस दर्ज हुआ है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर भी केस दर्ज हुआ है। झारखंड के देवघर में यह केस दर्ज हुआ है। दरअसल डीसी मंजूनाथ के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया है। देवघर एयरपोर्ट पर नियम तोड़ने का आरोप जो है वो इनके ऊपर लग रहा है। तो झारखंड के देवघर में यह केस इनके ऊपर दर्ज हुआ है। डीजी मंजूनाथ के आदेश पर यह केस जो है इन दोनों पर दर्ज हुआ है। मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोप यह है कि देवघर एयरपोर्ट पर इन लोगों ने नियमों को तोड़ा था, नियमों का उल्लंघन किया था। तो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे पर केस दर्ज हुआ है। निशिकांत दुबे के अलावा दूसरा नाम जो है वो है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, इनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। तो साथ ही साथ झारखंड के देवघर में आपको बताते चले कि यह केस जो है दर्ज हुआ है। दरअसल आरोप जो है वो ये लग रहा है कि इन्होंने एयरपोर्ट पर नियमों का उल्लंघन किया था। देवघर एयरपोर्ट पर ये लोग जब पहुंचे थे तो नियम तोड़ने का आरोप इन लोगों के ऊपर लग रहा है। तो बीजेपी नेता निशिकांत दुबे और दूसरा नाम जो है वो है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, जिन पर केस दर्ज हुआ है।
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन को भारत ने पछाड़ दिया है। भारत अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पहली तिमाही में अपनी बढ़त बना ली है। मार्च के दौरान तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854.7 अरब डॉलर था, जबकि अगर ब्रिटेन की हम यहां पर बात करें तो ब्रिटेन के मामले में ये 816 अरब डॉलर का रहा। तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जो है वो बन चुका है। ब्रिटेन को भारत ने पछाड़ दिया है, ब्रिटेन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। बता दें आपको कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के कदम जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सोनाली फोगाट हत्याकांड की। दरअसल सोनाली के परिजन सीएम मनोहर से फिर से मुलाकात करेंगे। जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है, कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट नहीं है। गोवा पुलिस पर भी लापरवाही का गंभीर आरोप जो है वो परिवार अब लगा रहा है। लिहाजा एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात का कार्यक्रम है उनका। तो एक बार फिर से सोनाली के जो परिजन है वो सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। दरअसल जो आरोप है घर वालों का वो ये है कि जांच के नाम पर खानापूर्ति जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ गोवा पुलिस जो पहुंची थी हरियाणा, उस पर भी लापरवाही का आरोप जो है वो अब परिवार लगा रहा है। तो एक बार फिर से सोनाली के परिजन सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कई आरोप हैं कि जो जांच हो रही है इस पूरे कांड हत्याकांड में, उसको लेकर के जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। जो गोवा की पुलिस पहुंची थी हिसार, पहुंची थी हरियाणा में, उस पर भी लापरवाही का आरोप अब परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। परिवार का दरअसल ये कहना है कि जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति जो है वो की जा रही है। तो कई गंभीर आरोप परिवार लगा रहा है। लिहाजा इन्हीं आरोपों के साथ सोनाली के परिजन जो है वो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक बार फिर से मुलाकात करना चाहते हैं। वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काशी में देखो हमारी काशी नामक पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने लिखा है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के साथ आरएसएस के बड़े पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सहित यूपी के कई कैबिनेट मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने काशी के तमाम लोगों के घरों के आसपास रहने वाले किरदारों को जीवंत किया है। देखिए, किताब के बारे में मुझे कुछ खास कहना नहीं है। अब तो किताब जनता को समर्पित है और मेरे हिसाब से कोई भी पुस्तक का माई बाप पाठक होता है, पाठक ये तय करेगा। मैंने कोशिश की है कि बनारस के सामान्य जन की नज़रों से इस शहर को देखा जाए और इस शहर का जो सामान्य जन है वही इस पुस्तक का नायक है। इस तरह से ये काशी का जनपक्ष है। देखिए, जिस समाज में, उसके लिए काशी की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश में जिस समाज में, जिस कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में हम जा रहे हैं, उसमें अब धीरे धीरे चीज़ें छूटेंगी और वो यंत्र विज्ञान की वजह से मैंने आपको आज बताया था कि पोस्ट कार्ड से हम स्मार्टफोन तक पहुंच गए हैं, पर यह उस संधि काल की कथाएं हैं। आने वाले दिनों में लोगों को याद रहेंगी, नहीं रहेंगी, वही इस किताब की ताकत है। और चलिए रुक करेंगे अहम खबर का। आपको बता दें कि पटना में शनिवार को जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है, सभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो जहां जेडीयू इसे असंवैधानिक करार दे रही है, वहीं जो बीजेपी है वो दिल से स्वागत कर रही है। तो मणिपुर में नीतीश कुमार को यह बड़ा झटका लगा है। जेडीयू ने बीजेपी पर निशाना साधा इस दौरान। दरअसल आपको बता दें कि विधायकों के शामिल होने को जेडीयू जो है वो असंवैधानिक करार दे रही है, लेकिन वही जो बीजेपी है वो दिल खोल कर स्वागत कर रही है। तो मणिपुर में नीतीश कुमार को यह बड़ा झटका, जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन जेडीयू ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि विधायकों के शामिल होने को असंवैधानिक जेडीयू करार दे रही है।
अब इन 6 में से 5 वो कौन से विधायक हैं जो बीजेपी के साथ चले गए हैं और जिनका बीजेपी दिल खोलकर स्वागत कर रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से विधायक हैं जिन्होंने जेडीयू को झटका दिया है। तो मणिपुर में जेडीयू में बगावत जो है वो नजर आ रही है। अभी सरकार बनी कुछ ही टाइम हुए थे, लेकिन मणिपुर में ये साथ छूटता नजर आ रहा है, क्योंकि 5 विधायक ऐसे हैं जेडीयू के जिन्होंने बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है, बीजेपी के साथ चले गए हैं। बड़ा झटका जेडीयू के लिए देखा जा रहा है। के.एच. जॉय किशन एंड सनाते बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो पहला नाम यह है। वहीं दूसरा नाम आता है मोहम्मद अशबुद्दीन का, जो एएम खाउचे ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है, बीजेपी के साथ चले गए हैं। इसके अलावा थांगजाम अरुणा कुमार भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी के साथ चले गए। तो ये 5 वो विधायक हैं। इनमें चौथा नाम जो आता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो मणिपुर में कैसे जेडीयू में बगावत के सुर जो है वो देखने को मिल रहा है और बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 5 विधायकों ने एक साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी दिल खोलकर स्वागत कर रही है, लेकिन वहीं जेडीयू जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे असंवैधानिक करार दे रही है। के.एच. जॉय किशन एंड सनाते भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि मोहम्मद अशबुद्दीन और एएम खाउचे ने भी पार्टी जो है वो छोड़ दी है। अब इस बीच ये जब सियासी समीकरण बदल रहे थे मणिपुर में, इस बीच जेडीयू और बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी वो आपको सुनवाते हैं। मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल युवा को निपटा देगा। पलटू राम जी, मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट कर करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। तो जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।